आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा पसंद आया हो, इंटरव्यू तक भी आ गया हो, बाद में उसने रिस्पॉन्ड भी कर दिया हो कि वो ज्वाइन करने वाला है, लेकिन फिर उसने ज्वाइन ना करा हो? मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट जिसको देख के लगे आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। मीन्स जिंदगी का मतलब कंपनी में आए। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनसे बात करके लगता है यार ये कैंडिडेट बहुत सही है इस पोजीशन के लिए, और ये आ जाए ना तो बस मेरी रेप्यूटेशन हाई हो जाएगी, मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, मजा ही आ जाएगा, राइट? ऐसा होता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों एंड टाइम पे हमें ज्वाइन नहीं करता। यस, ऐसा होता है, या वो हमें ज्वाइन नहीं करता, या वो इंटरव्यू के लिए नहीं आता, इंटरव्यू के लिए आ जाता है तो बाद में रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फिर रिस्पॉन्ड करता है तो नेगेटिव करता है। ऐसी चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। आपके साथ हुई हैं, नहीं हुई हैं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज हम साथ में मिलके कुछ डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अच्छी सी टर्म जो आजकल काफी ट्रेंड में है, और वो है कैंडिडेट एक्सपीरियंस। अब ये क्या है मैम, कहाँ से ले आए कैंडिडेट एक्सपीरियंस? अभी तक तो हम इंटरव्यू में उलझे रहते हैं। अब ये कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्या चीज है, तो आज हम इसको साथ में इसलिए समझेंगे बिकॉज ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आजकल तो नहीं, ट्रेंडिंग तो ये बहुत पहले से है, लेकिन इस पर ध्यान देना अब बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज मार्केट इज चेंजिंग। यस, मार्केट चेंज होता जा रहा है। जैसे कंपनीज बढ़ रही हैं ऐसे कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो बनता है कि हम इस कैंडिडेट एक्सपीरियंस को समझ लें बहुत अच्छे से, साथ में बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर भी, राइट? लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, यस, आपने ही ये रिक्वेस्ट करा है, और मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगी कि रिक्वेस्टेड क्वेश्चन क्या आया था, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो सेशंस अपलोड होंगे। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो मुझसे पूछा गया था कि मैम कैंडिडेट्स टर्न अप नहीं होते इंटरव्यू में, फर्स्ट कैंडिडेट्स टर्न अप नहीं होते हैं इंटरव्यू के बाद, कैंडिडेट्स रिप्लाई कर देते हैं कि वो ज्वाइन करेंगे, फिर वो ज्वाइन नहीं करते, कोई रीजन बता देते हैं या फिर रीजन ही नहीं बताते, फोन ही पिक नहीं करते, राइट? सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? हम एक्सेप्शनल केसेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कितनी चीजें इंप्रूव कर ले फिर भी कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, 80-90% हम कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमारा आता है कैंडिडेट एक्सपीरियंस के थ्रू। कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्या चीज है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये वर्ड क्या है, बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन उससे पहले भी एक काम और कर दीजिए कि मेरा न्यू चैनल आ गया है रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वहां पे यही सेशंस आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। यस, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, यही चीजें सुनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वहां जाइए। थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, सेशंस अभी नहीं आए हैं 1-2-4 दिन से, लेकिन वहां पे भी सेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए, जैसे कि मुझे लगे यार नहीं, ये इस चैनल पे भी लोग आ रहे हैं और वो बात करना चाहते हैं मुझसे, तो वहां पे भी मैं सेशंस पोस्ट करना स्टार्ट कर दूं, राइट? अभी भी बहुत सारे सेशंस हैं, उन्हें देख लें। सो अब समझ लेते हैं कैंडिडेट एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, और ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसको खुद से ड्राफ्ट कर लेते हैं मिला के। ये क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। किस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के। जब हम किसी कैंडिडेट को, किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, उसमें जो हमने एक बाहर वाले कैंडिडेट को एक्सपीरियंस दिया, मतलब हमने जो भी चीजें करी, हमने जॉब पोस्टिंग करी, हमने उसे इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, बात करी, वो सारा कुछ मिला के हायरिंग तक जो हमने उसको दिखाया, जो हमारी तरफ से उसने देखा, जो भी शो ऑफ हुआ किसी भी मोड में, वर्चुअली, हमारी साइट्स के थ्रू, और हमारे टेलीफोनिक, किसी भी फेस टू फेस, किसी भी तरह से जो हुआ, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया हमारे बारे में, जो उसने राय बनाई, दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडेट एक्सपीरियंस, राइट? कैंडिडेट को क्या एक्सपीरियंस हुआ, जैसे हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है? जॉब करते करते आता है, काम करते हुए जो एक्सपीरियंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। अब कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्या है? कैंडिडेट ने क्या एक्सपीरियंस किया जब आप उसको हायर कर रहे थे, तो उस समय आपने उसके साथ कैसे बिहेव किया और कैसे रिस्पॉन्ड किया, बहुत सारी चीजें, उसको मिला के हम बोलेंगे कैंडिडेट एक्सपीरियंस। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। अब ये हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? रिस्पॉन्ड वेल, इग्नोर नहीं किया हमने उसको, फीडबैक लिया उससे,
तो उसको लगेगा यार अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे कि मैं अपने कमेंट बॉक्स में अक्सर आपसे फीडबैक मांगती हूँ, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मुझे कुछ भी बोलते हैं तो भी मैं कहती हूँ थैंक्स फॉर फीडबैक, बिकॉज आई डोंट थिंक अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव मेरे बारे में बोल दिया तो वो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और इट कुड बी, ठीक है बहुत सारे लोग हैं, सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है, ओके। सो इसलिए हमेशा उसे एज अ ग्रोइंग वे में लेना चाहिए, हमेशा उसे एज सीखने वाले वे में लेना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, राइट। सो फीडबैक्स आर गुड, और हम अगर किसी से फीडबैक ले रहे हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा जब हमने उसे रिस्पॉन्ड वेल नहीं करा, हमने उसे इग्नोर कर दिया, फिर पुअर हमारा इंटरव्यू प्रोसेस रहा, पुअर हैंडलिंग रही, रूड बिहेवियर रहा, ओके। ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें, ओके। जैसा कि हमने बहुत बार देखा भी है, हमने सुना भी है कि बहुत सारे बल्क में लोगों के इंटरव्यूज हुए, वहां पे बैठने की फैसिलिटी नहीं थी, वहां पे उन्हें कोई देखने के लिए नहीं था, वाटर फैसिलिटी नहीं थी, वॉशरूम फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, ओके। ये सारी चीजें कैंडिडेट एक्सपीरियंस में आती है और इसी का ही रिजल्ट होता है कि कैंडिडेट हमें ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है फाइनली, ओके। बिकॉज वो सारी चीजें नोटिस करता है। एक अच्छा कैंडिडेट, अगर आप भी कैंडिडेट हैं तो आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए, बिकॉज हम कहते हैं ना कि जब हमने ज्वाइन कर लिया उसके बाद हमें पता चला वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वो सारी जो चीजें है ना, वो सारी चीजें हमें पहले ही देखनी चाहिए। जैसे कि जब हम शादी का रिश्ता करते हैं तो क्या होता है, अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, रिसर्च चलती है ना बहुत सारी, इधर से उधर से, ये भी पता लगा लो वो भी पता लगा लो। जो लोग थोड़ी कम सी रिसर्च करते हैं वो बाद में कहते हैं यार पहले तो पता चला ही नहीं। देयर आर मल्टीपल वेज टू नो सो मेनी थिंग्स। अब इसको ज्यादा पर्सनली ना लें, फिर भी चीजें हो सकती हैं गड़बड़, तो वो कंपनी के केस में भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, ओके। इसका मतलब जस्ट मुझे आपको हिंट देना है कि जैसे हम रिसर्च करते हैं उस केसेस में भी ऐसे ही जब हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और हम किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं तो हमारा बनता है कि हम पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च कर ले, ओके। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये होते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। मतलब अगर हमारा पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, किसी पर्सन का पॉजिटिव गया हमारी साइड से, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स हो सकते हैं, और अगर नेगेटिव गया तो क्या हो सकता है। अब ये कोई भी बता सकता है। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगी गुडविल, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय जल्दी जल्दी आएंगे जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होगी, ओके। नेगेटिव क्या हो सकता है, डिफेमेशन, कोई हमारे यहाँ जॉब करना नहीं चाहेगा, क्लाइंटेज भी कम होती जाएगी, भाई यहाँ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ तो अच्छे एम्प्लॉयज भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो कर रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जरूरत है। जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज हों, क्योंकि जब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और कल्चर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे ही लोग काम कर पाएंगे वहाँ पे जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी, जिन्हें ये लगेगा कि नहीं यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं चाहे फाइनेंशियली मुझे 2 महीने सैलरी ना मिले लेकिन मैं किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, वो पर्सन तो नहीं रुकेगा आपके यहाँ, ओके। सो ये सारे हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एंड इट विल इफेक्ट आवर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग, ओके। और हाँ, इसमें सोशल इमेज भी हमारी डिक्लाइन हो सकती है। लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, अब तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो गए हैं कि आप कंपनी का रिव्यू छोड़िए, एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी का रिव्यू छोड़ते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे लिखा होता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, और ये मतलब कंपनीज के रिव्यू साइड में होते हैं नौकरी पे भी कि अच्छा एक्सपीरियंस गया है हमारा। और अगर एम्प्लॉय देखिए उदास होगा, आपसे खुश नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली अच्छे रिव्यूज नहीं देगा, तो फिर और भी अच्छे एम्प्लॉयज आपको ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे कभी भी, राइट। सो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जो हमारा कैंडिडेट एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, मतलब हम उसे अच्छा दें, कैंडिडेट एक्सपीरियंस हम अच्छा दे पाए। तो इसके लिए मैं दूंगी आपको कुछ 5 पॉइंट्स, हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीजें करके ना हम कैंडिडेट एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और हर कोई हमारी कंपनी में ज्वाइन करना चाहेगा। हर कोई तो नहीं, ऑब्वियसली राइट पर्सन एट राइट प्लेस ही होगा ज्वाइन, लेकिन ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी और फिर सारी चीजें जो मैंने बताई वो सब इंक्रीज होंगी, राइट। सो देख लेते हैं वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं। इनको जरूर अगर आप एक एचआर हैं तो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करिए, बहुत हेल्प करेंगे। बहुत धीरे धीरे आपकी कंपनी में चेंज आएगा। लोग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ब्रांड्स ऐसे एक दिन में नहीं बनते। ब्रांड्स कौन बनाता है, चलिए आज एक क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये उस कंपनी का, ये ब्रांड है। कंपनी ब्रांड नहीं बनाती, कंपनी तो एक प्रोडक्ट ही बनाती है। ब्रांड कौन बनाता है उसको, कस्टमर बनाता है। यस, हमेशा कस्टमर बनाता है। और अगर हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा,
तो कस्टमर ने उसे 50 जगह रिकमेंड करा, यार मैं ना ये वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रही हूँ, मज़ा है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है, इसमें ये है, इसमें वो है, और मेरे टीथ बहुत अच्छे रहते हैं, इतने टाइम तक स्मेल नहीं आती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो वो क्या, वो पास ऑन हो रही है, वर्ड ऑफ माउथ, राइट, वो पास ऑन हो रही है। ऐसी फेस वॉश है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डेली यूज़ की जो ऐसे करके पास होती हैं। तो ब्रांड कैसे बनता है, वो लोग यूज़ करने लगे, सर्विसेज अच्छे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत जल्दी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, प्राइसेस भी अच्छे हैं, डिस्काउंट भी है, ये भी है, वो भी है। तो आपने तो एक प्रोडक्ट बनाया था ना, और उसके साथ अपने कॉस्ट और बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ दिए थे, राइट। लेकिन उसका ब्रांड किसने बनाया, वो कस्टमर ने ही बनाया। सोच के देखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ मैं कहीं गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये बनते बनते जब बनता है तो ये मुंह से जब लोगों के निकलता है तभी बनता है। और ऐसे ही कंपनीज बड़ी जो बनती हैं तो वो ऐसे बनती है, खाली प्लान्स अनाउंस करने से या हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जब तक हमारे पास टीम ही नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे। खुद अकेला एक ओनर कुछ नहीं कर सकता, वो टीम ही होती है, चाहे वो सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हों, चाहे जूनियर लेवल के हों। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो जहाँ पे लेबर रिलेटेड वर्क होता है, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ थोड़ा सा टॉपिक से, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे लेबर रिलेटेड काम है, लेबर को किसी ने नहीं देखा होता, सबने सीईओज और ओनर्स और चेयरमैन को देखा होता है, लेकिन काम असली कौन कर रहा होता है यार, प्रोडक्ट कौन बना रहा है नीचे, अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन काम कर रहा है, प्रोडक्ट कौन बना रहा है, राइट। ऑब्वियसली उसकी जो कैसे बनेगा प्रोडक्ट और ये वो सारी चीजें होती है, लेकिन स्टिल काम कौन कर रहा है, काम लेबर कर रही है ना, तो बहुत बड़ा रोल है। तो छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा रोल है, तो वो लेबर क्या है, एम्प्लॉई तो है हमारे, ओके। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय कौन सा अच्छा जोड़ेगा, फिर वही कैंडिडेट एक्सपीरियंस जिसका अच्छा होगा, जिसको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो ही आपसे जुड़ेगा। फाइन, ट्रीट अच्छा करेंगे आप वेल, तो ही कोई आपसे जुड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं 5 पॉइंट्स, बहुत कहानी हो गई। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें जॉब पोस्टिंग्स कैसे करें, बिल्कुल क्लियर एंड एक्यूरेट जॉब पोस्टिंग्स होनी चाहिए, कोई घुमाई फुराई बात नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखिए इंटरव्यू का, जो कि प्रॉपरली मेंशन हो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी मेंशन करिए। ऐसा नहीं कि आपने उठा के 50-100 लिख दी, वो भी कि छोटे छोटे से कि पेन उठाना है और पेपर उठाना है। ऑब्वियसली डे टू डे ऑपरेशंस लिखा जाता है उन्हें, ओके। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें चीजें मेंशन करनी है, क्लियरली मेंशन करनी है, ओके। यू डोंट हैव टू राइट स्टोरीज, बट यू डोंट हैव टू बी टू शॉर्ट दैट किसी को यही ना समझ में आए कि रोल में एक्चुअली करना क्या है। बहुत सारी कंपनी की पोस्टिंग्स हम देखते हैं तो उसमें ना 2-4-5 लाइनें लिखी होती हैं ऐसी बिल्कुल ही जर्नलाइज, जिससे ये नहीं समझ में आता, सारे ही सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम किए होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, एक्टिविटीज और ये ऐसे करके, जिसमें क्लियरली ये नहीं समझ में आता कि भाई आदमी को करना क्या है। मतलब एक जनरल कॉमन मैन को ऑब्वियसली हमें समझ में आता है क्योंकि हमने कितने सारे प्रोफाइल्स पे काम किया हुआ है, लेकिन जब एक जिस पर्सन के लिए आप निकाल रहे हैं किसी 12th पास के लिए, आप निकाल रहे हैं किसी ग्रेजुएट के लिए, जिस फ्रेशर उसमें एलिजिबिलिटी है, उसको क्या समझ में आएगा जब आपने उसमें स्पेसिफाई नहीं करा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। प्रॉपर आपकी जो जॉब पोस्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, कंपनी के बारे में सारी चीजें होनी चाहिए, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, कौन लोग हैं, और आपके 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, और अब तक आपने क्या किया है। अबाउट कंपनी नीचे जॉब पोस्टिंग का एक प्रॉपर वो होता है जिसमें हम कंपनी के बारे में दे सकते हैं कुछ भी, मतलब उसका इंट्रोडक्शन और उसके बारे में वो प्रॉपर रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कंपनी के बारे में हम कुछ पता नहीं चल रहा, अप्लाई करें ना करें। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्मॉल लेवल कंपनीज हैं या मिड लेवल कंपनीज हैं किसी लेवल तक, क्योंकि लार्ज पे तो ऑब्वियसली अब विप्रो, एसेंचर किसको नहीं पता, सबको पता है, कैपजेमिनी सबको पता है इनके बारे में। आंख बंद करके अमेजोन पे आप अप्लाई कर दोगे, कंपनी के बारे में आप तब थोड़ी रिव्यूज देखोगे, तब थोड़ी आप अबाउट कंपनी पढ़ोगे उसका कि यार क्या है। वो तो आप वैसे ही रोज इतना कुछ जान रहे हो कि हाँ जी अमेजोन, हर कोई अमेजोन ऑर्डर कर रहा है यार, 2-2 3-3 बार वो ऑनलाइन ऑर्डर दे दे आते, तो ठीक है। तो लेकिन वो कंपनीज जिनके ज्यादा नेम नहीं है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर अपनी जॉब पोस्टिंग्स में सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कि पता चले प्रॉपर लोकेशन, वर्क लोकेशन होनी चाहिए, सैलरी, आप अगर सैलरी एग्जैक्ट नहीं तो रेंज उसमें जरूर मेंशन होनी चाहिए। बहुत बार लिखा होता है नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द रिक्रूटर, विच इज नॉट राइट। कुछ तो आइडिया दियो आप, फिर वहां जाके पता चलता है जब अप्लाई कर दिया तो पता नहीं कितने बल्क में लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद पता चला नॉट डिस्क्लोज में पता चला बहुत ही कम है, तो क्या फायदा है। आप भी अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं इतने सारे लोगों को फिल्टर करने का। आपने जैसे ही नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर लिखा, 50,000 लोग उस पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप उसमें रेंज बाइंड कर देंगे, सिंपल सी बात, जैसे मैं देख रही हूँ कोई पोस्टिंग, अब मैंने देखी सीनियर मैनेजर की पोस्ट देखी, 8 to 12 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 8
प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस देखते मैंने कहा यार सही है, लेकिन वहां लिखा हुआ है नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर। अब कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो गया। अब जैसे ही वहां पैकेज लिखा होगा तो मैं अपने पैकेज से उसको लिंक करूंगी, यार नहीं ये पैकेज तो मुझे कम लग रहा है या ये पैकेज सही है, तो मैं अप्लाई कर दूंगी। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जितने भी 8+ वाले हैं अगर नॉट डिस्क्लोज बाय रिक्रूटर लिखा है तो धड़ाधड़ सारे अप्लाई कर देंगे, पता नहीं कितने कर देंगे, राइट। आपने देखा भी होगा, कई बार हम जॉब पोस्टिंग्स देखते हैं, जॉब्स देखते हैं जो जॉब पोस्ट हुई है, तो उसमें कई बार देखा होता है कि 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए और पता नहीं कितने हजारों लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिटेल्स पूरी नहीं होती हैं, तो वो अपने आप ही बाद में लोग कितने सारे छट जाते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आपके पास आते ही होंगे। ओके, ये बात जरूर है कि हाँ उनके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स में जो स्किल टेस्ट पास करेगा तो वही वाला पर्सन आएगा, लेकिन स्टिल आप सारी चीजें प्रॉपर उसमें मेंशन करिए जिससे कि क्लैरिटी भी हो। अब क्या होगा, यही चीजें कि यार बहुत क्लियर होता है जब भी इस कंपनी का एड निकलता है ना, सारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं और बहुत एक्यूरेट होती हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ है, ये मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को बोल रही हूँ, दिस इज माई कैंडिडेट एक्सपीरियंस व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग द जॉब्स, तो ये है मेरा कैंडिडेट एक्सपीरियंस, राइट। सो ये चीजें मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि हाँ मुझे ये सारी चीजें सही मिल रही हैं, सही मिल गई तो मैं कर सकती हूँ। ओके, सो जॉब पोस्टिंग्स को बहुत क्लियर एक्यूरेट रखें, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव कैंडिडेट एक्सपीरियंस। उसको सारी चीजें एकदम खोलते ही जॉब पोस्टिंग्स पे मिलेंगी तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, अदरवाइज उसके पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, वो मेल करेगा, फोन करेगा, जो उस पर नंबर होंगे, बिना बात के मिस होगा। जितनी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी प्रॉपर मेंशन करें। ओके, इसी में एक चीज मुझसे मिस हो गई, स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, ये प्रॉपर मेंशन कर दे वहीं पर ही कि क्या रहेगा। मतलब इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है 1 2 3 4 डाल के, पहले ये होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा तो आगे होगा, ये ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस। कितनी देर जा रही है, ऐसा करके लिख दीजिए। गवर्नमेंट जॉब्स में हमने देखा है ना, वहां लिखा होता है सिलेक्शन प्रोसीजर में कि ये वाला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू है और बस फिर देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट के बेस पे, राइट। तो इस तरीके से जरूर मेंशन कर दें तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा किसी भी कैंडिडेट के लिए जब वो अप्लाई करेगा। ओके, इसके बाद सेकंड आ गया सोशल मीडिया हैंडल्स। नाउ व्हाट इज सोशल मीडिया हैंडल? सोशल मीडिया हैंडल बहुत सारे, कौन कौन से, इंस्टा का पेज है, कोई यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक पेज है, कोई भी हमने करियर साइट खोली हुई है, हमारी अपनी कंपनी की वेबसाइट, इनको इम्प्रूव कीजिए, राइट। इनको इम्प्रूव कीजिए, इन्हें बहुत अच्छा बनाइए। जब कोई भी आपकी वेबसाइट खोले तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस आना चाहिए नीचे कुछ अच्छे एम्प्लॉयज का। अच्छे एम्प्लॉयज का मीनिंग हर लेवल के एम्प्लॉय का वहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही सीनियर लोगों के आपने उसमें लगा दिए, नहीं, क्योंकि हर लेवल के लोग आपके पास अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं जो कह रही हूँ, सीनियर, मिड एंड लोअर, तीनों ही लेवल के एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस वहां पर होने जरूरी है, जिससे कि पता चले कि ये नहीं है कि खाली सीनियर लोगों ने तो अच्छी अच्छी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दिया और जो लोअर लेवल स्टाफ है उससे तो आप पूछ ही नहीं रहे हो कि उसको कैसा एक्सपीरियंस फील होता है कंपनी में। जबकि ये बहुत ही कॉमन चीज है, हम इग्नोर कर देते हैं, यार उससे पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, वो तो वैसे बताएगा। अरे आप उसकी लैंग्वेज कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। हर लेवल के एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस लीजिए और पता भी चलेगा आपको, खुद भी ग्राउंड लेवल पे पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉय कितने खुश हैं आपसे और कितने नहीं हैं, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि कंपनी वेबसाइट्स पे ब्लिंक हो रहे हों जगह जगह बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, जहां से पता चले जब वो ओपन करें तो नीचे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस आ रहा हो कि वो लोग हैप्पी है नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से हो रहा हो, फीडबैक अलग हो, मार्केटिंग वालों का फीडबैक अलग हो और फिनेंस वालों का अलग हो। ओके, तो वो फीडबैक्स प्रॉपर होने चाहिए वहां पे। ये भी कर सकते हैं आपके प्रॉपर कॉलम्स हो अलग से फीडबैक्स के, तो वहां पे भी हो, लेकिन फ्रंट पे तो आना ही चाहिए, राइट। फ्रंट पे तो वो मेंशन होना ही चाहिए और बहुत ही अच्छे से विजन, मिशन, कल्चर ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। करियर साइट जो है उसको फिर बहुत इजी बनाइए, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, यार ये तो पता नहीं क्या है, बहुत ही टायरिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, सो ये सारी चीजें अपनी इंप्रूव कर दीजिए। ऐसे ही इंस्टा पेज है और आपका अगर चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ का कम्युनिटी पेज आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे कोटेशंस के लिए, अच्छे मोटिवेशनल चीज़ों के लिए, या फिर जिस भी टाइप का आपका, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट को अपने हाईलाइट करने के लिए आप कम्युनिटी पेज यूज़ कर सकते हैं और ऐसी इंस्टा आप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी हेल्प करेगा। इसी में यहाँ पे आप अपने 5 ईयर प्लान्स दिखा सकते हैं और शोकेस बेस्ट थिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। कोई अच्छे इवेंट्स हुए हों, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हुए हों, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में भी फिर वही गलती मत करिएगा कि रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को जब आपको मोमेंटोज मिल रहे हैं तो आपने वो फोटोज लगा दी और जो आपका लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है,
आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करा, उसके फोटोज नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि वो अनड्रेस थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, उनके फोटोज अच्छे नहीं आ रहे थे। दिस इज नॉट राइट। ओके, आपको हर लेवल के, मैं अगेन बार बार ये बोल रही हूँ, एज एन HR हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो कि हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम कहते हैं ये तो लोअर लेवल स्टाफ है, राइट? उस चीज का हमें ध्यान रखना है एज एन HR कि वी हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वल। ओके, सो ये हमें चीज को ध्यान रख के चलना है। फाइन। सो चलिए, अब ये थर्ड आ गया हमारा जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। अगेन बहुत ही कंबर्सम जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस बना दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म, उसमें 50 चीजें पूछ रहे हैं, इधर कॉलम करो, उधर करो, इधर करो, जैसे पता नहीं बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, राइट? ये गलती मत करिएगा। जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बनाइए, इतना इजी हो, डिजिटली उसमें चीजें फिट करने का वो हो कि सिग्नेचर्स आप डिजिटली कर सकते हैं, अगर आप फोटो मांग रहे हैं तो वो हो जाए डिजिटली, बहुत जल्दी से अटैच हो जाए अगर मांग रहे हैं तो, राइट? जो भी आपका फॉर्म है, अदरवाइज नहीं मांगते हैं आप। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है, जो उसमें एप्लीकेशन होता है, उसमें कुछ डिटेल्स होती है। बहुत बार मैंने देखा है कि एक ही पेज पर बहुत सारी डिटेल्स होती है, उसे भरते भरते बहुत टाइम हो जाता है, राइट? विच इज रॉन्ग। आप क्या कर सकते हो, उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दीजिए। यस, 4-4 चीजें, 5-5 चीजें एक एक स्टेज में पूछिए, और फिर क्या होता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ऐसा लगता है कि यार अगर 5 स्टेजेस हो गई ना, तो 3 मेरी कंप्लीट हो गई, चल 3 तो कंप्लीट हुई, अब चौथी 5वीं बची है बस। उसमें कितने 2-2 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन है। आप देखिए, मैंने एक उस पे क्या पूछा, मैंने एक उस पे ही 15-20 क्वेश्चन पूछ लिया, और मैंने एक उस पे 15-20 क्वेश्चन नहीं पूछे। मैंने क्या करा, 3 क्वेश्चन पहले लगाए, 4 फिर लगाए, फिर लगाए, 5 में मैंने उसको 3 या 5-5 में डिवाइड कर दिया, और मैंने 25 क्वेश्चन पूछ लिए। वो ज्यादा बेटर है कि एक एक स्टेज मेरी क्लियर होती गई, नेक्स्ट नेक्स्ट आते गए, या फिर मैं पूरा भर रही हूँ फॉर्म। ये आप सोच के देखिएगा, जो आपको इजी लगे। मुझे यही लगता है कि हम कम से कम किसी उस पे तो पहुंच रहे हैं। जब हम नेक्स्ट 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 करते हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं, तो गेम में क्या होता है, क्यूरियोसिटी लेवल ऊपर आने की, लेवल की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है रादर देन सॉल्विंग। यस, यही होता है लेवल। मैं किस लेवल पे, तू किस लेवल पे है, मैं तो इस लेवल पे पहुंच गई, तू किस लेवल पे, मैं उस लेवल पे पहुंच गया, राइट? सो क्या होता है, तो लेवल की क्यूरियोसिटी होती है ना, तो यही वाली चीज है कि ये कि मैंने 4 स्टेजेस कर लिए, अभी एक 5 ही बची है, अब छठी बची है। ओके, फेज 1 फेज 2 या लेवल या स्टेज करके आप कोई भी ऐसे डाल सकते हैं, तो वो बहुत ईजी रहेगा। ये स्मूथ करने के लिए है, जिससे कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए भरते भरते। किसी किसी का तो इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, किसी किसी का ये, तो वो ये है कि 2 या 3 स्टेजेस अगर कर ली तो वहां तक फिक्स हो गया। अदरवाइज जब तक आप पूरा एक फॉर्म 25 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का फिल नहीं करेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक तो वो सेव होगा नहीं। स्टेजेस वाले में क्या होता है, अगर आपने 2 या 3 स्टेजेस कर ली तो, और वो बीच में कनेक्शन चला गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, जितनी स्टेजेस कर ली तो 3 स्टेज के बाद ही खुलेगा आपका, तो 3 स्टेजेस तो फिल्ड होती हैं, राइट? तो क्या होता है, 3 स्टेजेस तो मेरी सेव थी, कनेक्शन चला गया था या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो चलो अब आगे से मैं कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बिल्कुल स्मूथ बना दीजिए। फोर्थ इज रिस्पॉन्ड कल्चर। हमेशा याद रखिए, कैंडिडेट के टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए। मत सोचिए कि अरे ठीक है यार, हजारों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, क्या हो गया। एक ऑटो सिस्टम रखिए जिसमें क्या हो, अगर कैंडिडेट ने जैसे 3 स्टेज कर ली तो उसके पास एक मैसेज ब्लिंक हो गया, या तो उसके फोन पर या फिर वहीं साइड में, कंग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड 3 स्टेजेस। अरे यार बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है कि यार चलो मेरी 3 स्टेजेस कंप्लीट हो गए, उसने एक्नॉलेज भी कर दिया। एक्नॉलेजमेंट हर लेवल पर बहुत जरूरी है। सिंपल, मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, वहां नीचे कोई भी कमेंट ना करे, एक लेवल के बाद मैं बनाना छोड़ दूंगी। यस, यही होगा। मुझे लगेगा यार शायद किसी का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, कि मैं जितनी चीजें शेयर कर रही हूँ शायद वो बेनिफिशियल हो नहीं रही किसी को, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये चीज बहुत ही नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो ऐसे ही चलता है कि जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, सामने से कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हम काम नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम अपना मन मार के भी काम करते हैं कि करना है, लेकिन दिस इज वेरी नेसेसरी। और रिस्पॉन्ड आप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा फॉर्म फिलने के बाद उसके पास एक ईमेल आ रहा है, एक व्हाट्सएप आ रहा है, या एक SMS आ रहा है कि थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म, वी विल गेट बैक टू यू, इस तरीके से कुछ मैसेज आ रहा है। अरे यार कितना अच्छा लगता है, अरे मैंने उसका फॉर्म भरा था ना, वाओ, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ मेल आ गई, तो क्या लगता है अरे यार कुछ हो गया। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैम फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ कोई फोन नहीं उठा रहा या कोई बात नहीं कर रहा, तो ये कैंडिडेट एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। अब यही चीज बार बार आप पास ऑन करेंगे कि मैम उस कंपनी में अप्लाई किया था, या किसी और से भी शेयर करेंगे, उस कंपनी में अप्लाई किया था यार, वहां तो कुछ अता पता ही नहीं, फॉर्म तो भरवा लिया, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट? कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड आया। तो ये कल्चर बनाइए। ये ऑटो इनेबल सिस्टम्स होते हैं आज के टाइम में, जैसे ही फॉर्म फिल होगा वैसे ही एक मैसेज ब्लैंक होगा, आप उसके व्हाट्सएप पे जा सकता है, या फिर उसके SMS में आ सकता है, या फिर मेल ID पे आ सकता है कैंडिडेट के,
तो उन्हें देखकर बहुत खुशी होगी। उसमें साफ लिखा होता है कि यू डोंट नीड टू अप्लाई, दिस इज ऑटो जनरेटेड, ये ऑटो जनरेटेड मेल और इसका आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग एंड वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, और थैंक यू फॉर द प्रोसेस। इस तरीके का कोई भी सेट पैटर्न का आप एक मेल ड्राफ्ट करके उसको ऑटो इनेबल सिस्टम में डाल दीजिए और वो हो जाएगा। ओके, अगर बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक मेल रख सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कितने लोगों के रिस्पॉन्ड आए और एक सीसी करके सबको डाल दीजिए, राइट। अगर आप बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, 10-20 लोग ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो ऑब्वियसली सीसी तो बहुत पता नहीं कितने कितने लोगों को करके एक मेल करते हैं, तो वहाँ हम ये काम कर सकते हैं। ओके, जहाँ बहुत ज़्यादा छोटा है। अदरवाइज अगर आपने प्रॉपर फॉर्म और सारा सिस्टम ड्राफ्ट किया हुआ है तो वहां पे जरूर अच्छा है कि आप एक ऑटो सिस्टम रखें ईमेल का, रिस्पॉन्ड का, कम्युनिकेट करते रहें। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्ड कल्चर मीनिंग है कम्युनिकेशन एट एवरी लेवल। नाउ ओनली सिर्फ ये जॉब अप्लाई की तरफ नहीं है, उसके बाद अगर कैंडिडेट से आपका बात हुई है, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आया, तब भी आप कम्युनिकेशन मेंटेन रखें किसी ना किसी तरीके का, ईमेल से या किसी भी तरीके से। ये बहुत हेल्प करता है, चाहे कैंडिडेट सिलेक्ट होता है नहीं होता है, उसे लगता है यार प्रोसेस बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ था, राइट। सो ये चीजें इंप्लीमेंट करिए, सजेस्ट करिए, बताइए अपने मैनेजमेंट को भी। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप एक एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, तो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आप खुद से चेंजेस कर सकते हैं तो आप कर ही सकते हैं। जरूर करिए, इनको इग्नोर मत करिए इन चीजों को। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें डिफरेंट फील करवाएंगी, डिफरेंट हमारा ब्रांड होगा। हम अक्सर कहते हैं पता नहीं क्या है, वहाँ उस कंपनी में तो बड़े अच्छे कैंडिडेट है, हमारे यहाँ कोई अप्लाई नहीं करता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी साइड से भी है। ओके, और हमें ये जाननी भी जरूरी है कि वो क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इम्प्रूव द कैंडिडेट एक्सपीरियंस किसी भी तरह से, और ये सारे वेज हैं जो मैं बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैड इंटरव्यू डे या फिर आप कह सकते हैं बैड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू डे प्लान करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक सेशन भी दिया है, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज। यू हैव टू मेक सो मच प्रिपरेशंस। ऐसे नहीं, यू हैव टू मेक सेवरल प्रिपरेशंस, मल्टीपल प्रिपरेशंस। बहुत मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है इंटरव्यू के डे के दिन। ये नहीं कि अरे हम HR हैं, वो कैंडिडेट तो जॉब के लिए आ रहा है, क्या हमें सोचना है, जॉब चाहिए तो कैसे भी खड़ा होना, कैसे भी होना पड़ेगा, कैसे भी आना पड़ेगा। वो कल्चर जा चुका है। वो कल्चर अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट गुड। यू हैव टू ट्रीट एवरीवन विद अ नाइस गेस्चर। बहुत अच्छे तरीके से आपको सबको डील करना है। वो कल आपके साथ आपके कलीग्स होंगे, वो आपके एम्प्लॉयज होंगे, आपके साथ होंगे। आप एक HR हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने डेजिग्नेशन का काम कर रहे हैं। जो दूसरा पर्सन आ रहा है वो जिस भी पोजीशन का होगा, वो आपका कलीग होगा नेक्स्ट टाइम। ये ना सोचे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, बाद में सब एक हो जाते हैं, राइट। सो होना भी यही चाहिए कि सब अपने अपने डेजिग्नेशन का काम कर रहे हैं। आपका काम है हायरिंग करना, उनका काम कुछ और है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओके, सो इस चीज को समझिए। मैं इसलिए बार बार ये कहती हूँ क्योंकि मुझसे पता नहीं कितनी बार लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि HR बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, रूड होते हैं, ऐसे होते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि कन्वर्सेशन देख के, कॉलिंग स्क्रिप्ट देखकर कि क्या HR ऐसे बात करते हैं, तो मतलब HR कैसे बात करते हैं, HR को कैसे बात करनी चाहिए, बहुत रूडली बात करनी चाहिए, एटीट्यूड में बात करनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मैंने उसमें थैंक यू सो मच, बाय और ये सब डाला है, तो वो HR नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं करना चाहिए? थिंक ओवर इट। खुद से सोच के देखिए कि यू आर डीलिंग विथ पीपल, यू आर हैंडलिंग ह्यूमंस, राइट। सो इंटरव्यू बैड डे कैसे हम बना सकते हैं? किसी का इंटरव्यू बैड बनाना है तो क्या, बहुत ही गंदी प्लेस पे हमने उन्हें बिठा दिया, अनहाइजेनिक प्लेस, उसको हमने क्लीन नहीं कराया। क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले थे, मुझे चाहिए था एक हॉल। मुझे सुबह सपना आया कि आज तो इंटरव्यू है, लाओ मैं आज देखती हूँ जाके। हॉल देखा तो अब लोग आने वाले थे, मैं भी 9 बजे पहुंची, कैंडिडेट 9:15 से आने स्टार्ट हो गए, 9:30 से। मैं उसे क्लीन ही नहीं करा पाई। मैंने कहा यार बैठो, अपने आप झाड़ झाड़ के कुर्सियां लोग बैठ रहे हैं। वेरी पुअर एंड वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ अस एज एन HR। खुद सोच के देखिए, हम भी एक इंसान है, हम कहीं जाए वहाँ बहुत गंदा हो, हम उसे झाड़ झाड़ के बैठे, हमारे हाथ गंदे हो जाए, हम क्या लिखेंगे, हम क्या इंटरव्यू अटेंड करेंगे, राइट। सोच के देखिए। फाइन, वाटर फैसिलिटी नहीं है, गर्मी का पारा 35-40 टेम्परेचर हो रहा है और मेरे पास पानी देने के लिए नहीं है। पानी आया तो वो भी खराब सा है, कितनी गलत बात है। वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, 100 लोगों को मैंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया एंड बस इसके आगे मैं नहीं बोल सकती हूँ। ओके खुद गेस कर लीजिए।
तो ये सारी चीजें कौन देगा? दिस इज कैंडिडेट एक्सपीरियंस। लोग अक्सर इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अरे जॉब करनी है तो क्या हुआ? मैंने बहुत सारी फीमेल्स की ऐसी प्रॉब्लम सुनी है जो उन्होंने जॉब किस लिए छोड़ी, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, ये बेसिक्स फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। यस, छोटी जगहों में होता है, बहुत ज्यादा ऐसे होता है कॉम्प्लेक्सेस में। अब तो बहुत जगह जैसे दिल्ली वैली बहुत अच्छा ज़्यादा हो गया है, मॉल्स हो गए हैं, तो अब जॉब्स बहुत ही डिफरेंट हो गई हैं, कॉर्पोरेट हो गया है। लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर आपने फैसिलिटी नहीं दी हुई है ऑफिस में हर चीज़ की। और जैसे एक कॉम्प्लेक्स में आपने कोई अपनी प्रीमाइसेस खोल दी और वहाँ पर एक ही वॉशरूम फैसिलिटी है फॉर मेनी पीपल, तो नहीं, यू हैव टू अरेंज दोज थिंग्स फर्स्ट। पहले आप उस चीज़ों का अरेंजमेंट करिए, वहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं लिए, कहीं और लीजिए। ओके, इसी के साथ अनसिस्टमैटिक एंट्री और एग्जिट है। कहीं से लोग आ रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें कुछ गाइड करने के लिए नहीं है। एक एलोकेटेड गार्ड या फिर एक एलोकेटेड आपका कोई असिस्टेंट ही होना चाहिए जो एटलीस्ट लोगों को गाइड करे कि भाई आपको कहाँ है। कुछ बैनर्स लगे होने चाहिए, कुछ मतलब साइन बोर्ड लगे होने चाहिए कि इंटरव्यू प्लेस ये है। वो सब जगह घूम घाम के आ रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ कई सारे डोर्स हैं आने जाने के, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से एंट्री लेनी है, उसके बाद कहाँ पे बैठना है, उसके बाद कोई आया नहीं उन्हें देखने के लिए। बहुत ही अनप्लेजेंट एनवायरमेंट है वहाँ पे। जो आपके एम्प्लॉयज घूम रहे हैं वो और उससे बड़े एटीट्यूड में घूम रहे हैं, वो भी किसी को कुछ गाइड नहीं कर रहे। वो इनफैक्ट ये लेने में है कि अरे किस वैकेंसी के लिए आए हैं ये लोग, किस लिए आए हैं। ये होता है, बहुत कॉमन है कि लोगों को ये होती है क्यूरियोसिटी कि अरे ये किस जॉब के लिए आया, कहीं मेरी जॉब तो नहीं जाने वाली, तो वो उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन टेक केयर करेगा? ये हमने लोगों को बुलाया तो हम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कैंडिडेट एक्सपीरियंस। ये एक एक चीज आपकी कैंडिडेट नोट कर रहा है कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था, वहाँ पे एम्प्लॉयज रूम अनाउंस कर रहे थे, वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी, वहाँ पे कुछ मेल्स थे, वहाँ पे कुछ ऐसा था, वहाँ पे ये था। ये सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंस में काउंट हो रही है। यू हैव टू रिमेंबर कि जब आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो आपको वो नीट एंड क्लीन प्लेस करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर आने का जाने का, वाटर फैसिलिटी, एवरीथिंग शुड बी देयर। देयर इज नो प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी। आदमी अपनी कार छोड़ के बाहर अंदर कैसे आ रहे हैं? पार्किंग की प्रॉब्लम हर जगह है, राइट? तो या तो आप इंस्ट्रक्ट करें पहले से कि आपको क्या लेके आना है, क्योंकि वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। यस, अगर आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो आदमी अपने सर पे थोड़ी गाड़ी रख लेगा जब वहाँ पे आएगा। तो जब वहाँ जगह ही नहीं है जिस जगह आप बुला रहे हैं, तो वो कहाँ रखेगा अपना व्हीकल? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और ट्राई आउट करिए, फीडबैक लेना और देना दोनों। यस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू के क्वेश्चंस वेल प्रिपेयर्ड रखिए और उसके बाद फीडबैक लीजिए भी और फीडबैक दीजिए भी। ट्राई आउट करिए, बहुत सारे लोग नहीं करते। आप एक फॉर्म भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि आप ये फॉर्म फिल करके जाएगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन बेस्ड ऑफ इम्यूनिटीज, ऑन बेस्ड ऑफ अंदर क्वेश्चंस। और ये मतलब इस तरीके से अगर आप फीडबैक एक तैयार रखेंगे तो हमें फीडबैक मिलेगा, तो बहुत चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये ना सोचें कि वो तो हमारी गलती निकाल के चला गया। अरे अगर आपको गलती नहीं पता चलेगी तो आप वही चीज़ें हमेशा रिपीट करते रहेंगे। ये मत समझिए कि कैंडिडेट आता है ये है कौन, ये तो मेरी गलती निकाल के चला गया, ये तो हमें ये बता गया कि हाँ ये गलत है, हाँ वो गलत है। ऐसे आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वांटेड टू इम्प्रूव, इफ़ यू वांटेड टू रीच एट सम प्लेस, तो नहीं, आप जितने भी बड़े लोगों की जीवनी उठा के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा कस्टमर पे फोकस किया है। यस, अमेजोन, कहीं किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो भी लोग आज बहुत पॉपुलर है, उन्होंने हमेशा एक चीज़ पे फोकस करा है और वो है कस्टमर को क्या चाहिए, फीडबैक। और हमारे लिए कौन है कस्टमर? हमारा एम्प्लॉय, हमारा कैंडिडेट, राइट? हमारा एम्प्लॉय अगर खुश नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उसे हायर करके बिठा रहे हैं अपने यहाँ। दिस इज नॉट राइट। ओके, सो बहुत सारा कुछ हो गया बिकॉज मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, अभी भी बहुत कुछ है, तो करते रहेंगे हम शेयर। आई होप सो ये बेनिफिशियल हो रहा होगा। है तो मुझे ज़रूर बताएं। एचआरस देख रहे हैं तो बताएं कि हाँ कुछ हेल्पफुल है, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप अगर मुझे बताना चाहते हैं कि भाई ये इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं, राइट? सो चलिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। एंड यस, हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन बिकॉज मेंस हैं तो उनके लिए भी वुमेन्स स्पेशल है, वुमेन्स हैं तो वुमेन्स के लिए भी स्पेशल है वुमेन्स, राइट? एंड सेम इज द केस फॉर मेन इन वुमेन। मतलब आई एम नॉट अ फीमेल चॉविनिस्ट, मेन एंड फीमेल बोथ आर टुगेदर, तो साथ में चलते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, सो आई होप सो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।